हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर डी चैनल वन। आर डी चैनल वन में आप स्वागत है। आज हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 उसका मैं डिस्कस करेंगे। हम इसका रेफरेंस सामने मेनली लक्ष्मीकांत से लिया है और भी काफ़ी सारी इंटरनेट आर्टिकल से लिया था और हम डिस्कस करते हैं। इसका जो सिलेबस रिलेटेड प्रीलिम्स में और मेंस में कोई सिलेबस रिलेटेड है। प्रीलिम्स में जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसका रिलेटेड है। दूसरा जो मेंस में जो आप देखेंगे जनरल स्टडीज़ 2 आप रिलेट कर सकते हैं इनसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्रिकल अंडरपिनिंग जो है एनिबिलेशन की तरफ है। मतलब ये इसका ब्रिटिश जमानत में जो भी कानून रूल्स एंड रेगुलेशंस आया था उसका हिस्ट्री और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है वो डिस्कशन करना है हमको। चलिए शुरू करते हैं। इस रेगुलेटिंग एक्ट मेनली इसका जो मेन पर्पस था टू इन द फर्स्ट स्टेप टू टेकन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ईस्ट इंडिया रेगुलेट करना क्या करना क्यों पर्पस था वो हम डिटेल डिस्कस करेंगे। और इट वॉज द फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी पॉलिटिकल जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को रेगुलेट करना ये कुछ इंपॉर्टेंट था। और ये जो सेंट्रलाइज करना जो उसको एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रलाइज करना वो पॉइंट एक देखते हैं। कहानी ऐसा है जो एक्चुअली आप जानते हैं जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो फर्स्ट 1600 साल में आए थे उसमें एक चार्टर लेके आए थे जो मोनोपोली ट्रेडर एज ए ट्रेडर्स आए थे। मोनोपोली ट्रेडर्स के चार्टर के थ्रू मोनोपोली ट्रेडिंग कर लिए आए थे। एक उसमें जो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट से एक चार्टर मिला था उसके मुफ्त में तो मिला नहीं, उसको कुछ भारी रकम देना पड़ता है सालाना जो उस टाइम जो है 40,000 पाउंड एनुअल देना पड़ता, जो आज के वैल्यू 46 मिलियन पाउंड ईयरली। ये बहुत बड़ा रकम है। लेकिन ऐसा क्या हो गया जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को इतने साल बाद मतलब 170 साल बाद जो है इस रेगुलेटिंग अभी तो रेगुलेटिंग एक्ट कोई ऐसे कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करना नहीं पड़ा। अभी ऐसा क्या हो गया जो रेगुलेट एक चार्टर लाना पड़ा, एक एक्ट लाना पड़ा। चलिए हम देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखते हैं स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करते हैं। सिर्फ रेगुलेटिंग एक्ट में और भी कई सारी रूल्स लेके आया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लेके आया था, उसका अमेंडमेंट 1781 में लिया था। पीट एक्ट लेके आया जो मतलब एक एक्ट में जो भी मिस्टेक्स है स्टेप बाई स्टेप उसका जो है बहुत सारे लेयर्स है। और चार्टर एक्ट ने 1877, 1833 और 1853 में कई सारी एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट लेके आए थे। दूसरे क्राउन रूल मतलब जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट कंट्रोल इंडिया में लिया था। उस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी एबोलाइज कर दिया, ईस्ट इंडिया को बाहर साइड कर दिया। उसमें कुछ इशू है, हम बाद में डिस्कस करेंगे। कई सारी एक्ट उन्होंने डिस्कशन और लागू किए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट बिफोर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। आज का जो मेन टॉपिक है रेगुलेटिंग एक्ट की हम बात करेंगे। उसका जो हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड क्या है वो जानना बहुत ज़रूरी है। वो जो क्या का फीचर्स है जानने के रेगुलेटिंग बैकग्राउंड क्या हम देख लेते हैं। ऐसे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है हमारा इंडिया में कई सारी जो 3 प्रेसिडेंसी में उन्होंने डिवाइड किया था। एक तो बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास एंड मुंबई प्रेसिडेंसी, 3 प्रेसिडेंसी में थे। और 3 प्रेसिडेंसी में डिवाइड करने के बाद जो है इनका तो इसका गवर्नर चले थे। तीन गवर्नर जो थे बंगाल एंड मद्रास एंड मुंबई में 3 गवर्नर्स थे। वो लोग इंडिपेंडेंट थे, दे आर इंडिपेंडेंट। ऐसा बताया जा रहा है उस टाइम 1612 से लेकर 1757 तक 57 तक ईस्ट इंडिया कंपनी कई जगह इंडिया में कई जगह उन्होंने फैक्ट्री लगाई, मतलब ट्रेडिंग पोस्ट लगाया था। तो उन्होंने ट्रेडिंग पोस्ट कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए इंडिया में जो है 3 प्रेसिडेंट्स में उन्होंने डिवाइड किया, 3 बंगाल, मद्रास एंड मुंबई। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। तीनों गवर्नर इंडिपेंडेंट थे। ठीक है, ये लोग कहाँ किसको रिपोर्ट करते थे बहुत ध्यान से सुनिए। इसको रिपोर्ट करना पड़ता कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स COD, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स COD कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करना पड़ता। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कौन थे? ये लोग 24 इसमें तो सदस्य थे। और ये कहाँ पे थे? लंदन में थे। ध्यान इसे क्वेश्चन आ सकते थे, ये लंदन में थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से और इसको रिपोर्ट करना पड़ता इन टर्म्स ऑफ इसको एडमिनिस्ट्रेटिव, कमर्शियल और जो भी पॉलिटिकल जो भी इशू मैटर्स है इसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करना पड़ता। कौन रिपोर्ट करते थे? तीनों प्रेसिडेंसी, तीनों गवर्नर जो है तीनों प्रेसिडेंट गवर्नर जो है COD को रिपोर्ट करते थे। ठीक, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अभी आगे चलते हैं। इसमें जो एक बात है ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उन्होंने जो फर्स्ट काम किया था तीनों प्रेसिडेंट्स को एक कंबाइन किया। ठीक है, उन्होंने बंगाल जो प्रेसिडेंसी के जो वहाँ पे गवर्नर है उसको जो पोस्ट है गवर्नर से गवर्नर जनरल बना दिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। और जो
मद्रास और मुंबई का जो गवर्नर है उनको इनका अंडर में कर दिया, बंगाल गवर्नर जनरल का अंडर में करा दिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, यहाँ तक तो क्लियर है। ठीक है, अभी हिस्ट्रिकल कुछ बैकग्राउंड कुछ समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट में ऐसा क्या हो गया था। ऐसा बताया जा रहा है जो मेन जो क्राइसिस में जितने रिसर्च का मेन प्रॉब्लम था, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है सिविल बैंक करप्ट में हो गया था, क्राइसिस में आ गया था। कब हुआ था? 1773 में लगभग टाइम में जो है उन्होंने बैंक करप्ट से हो गया था। और उन्होंने जो मेनली जो टाटा मोनोपोली ट्रेडिंग मिला 1600 साल में जो है हर सालाना जो है 46 मिलियन पाउंड देना पड़ता था, वो भी देना बंद कर दिया क्योंकि वो बैंक करप्ट हो गया, बैंक करप्ट से आ गया। मतलब सॉरी द कमिटमेंट बिकॉज दे लॉस ऑफ सेल्स इन अमेरिका में जो सेल्स हुआ था, इसमें ये बता कई रीजन है, बैंक करप्ट होने के कई रीजन है। एक तो जो है इसका बैंक करप्ट हो गया, तो एक बताया जा रहा है उसका तो इंग्लैंड में जो है उसमें जो 6.8 मिलियन केजी टी चाय जो है वो वायरस में पड़ा सड़ गया, क्योंकि उसके बाद सेल बंद हो गया। क्यों सेल बंद हो गया? बताया जा रहा है 85% ऑफ टी इन अमेरिका वाज स्मगल्ड डस्ट टी। इसके अगेंस्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी चाय सेल होना बंद हो गया था। और उसका जो गोडाउन में जो है 6.8 मिलियन केजी इतना चाय गोडाउन में सड़े मतलब पड़े सड़ना चालू हो गए। इसके वजह से एक वन ऑफ द मेजर रीजन जो ईस्ट इंडिया कंपनी क्राइसिस बैंक करप्ट हो गया। और जो है सिर्फ यही नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, उन्होंने ब्रिटिश बैंक से 1 लाख मिलियन जो है 1 मिलियन पाउंड जो है 1 मिलियन पाउंड जो है उन्हें लोन ले लिया। इसके वजह जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को मौका मिल गया ईस्ट इंडिया कंपनी रेगुलेट करने के लिए। उनको क्यों, इसका जो उनको एक पर्पज़ भी था, उसके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट थी। उसकी ईस्ट इंडिया कंपनी को रिवाइव करना था, ब्रिटिश पार्लियामेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट को उसको रिवाइव करना था, उसको रेगुलेट करना भी था। ये भी मेन रीज़न है ईस्ट इंडिया कंपनी क्राइसिस के लिए। और भी कई से रीज़न है जो ईस्ट इंडिया कंपनी क्राइसिस के लिए जिसके तक जो है रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट लेके आया था, हम वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, और एक मेजर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रॉब्लम आने के लिए एक तो डुअल फॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा है। एक तो देखो एक तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 में बक्सर युद्ध में जीतने के बाद उन्हें दीवानी राइट मिल गया था। ठीक है, दीवानी राइट बंगाल बिहार उड़ीसा के दीवानी राइट मिल गया। उसके तहत जो है वो रेवेन्यू कलेक्शन और चीफ जस्टिस को उसका राइट मिल गया था। मतलब उसका जो आदमी लोग थे उसका टैक्स कलेक्शन और उसका चीफ जस्टिस जो उसका जमा मिल गया था। लेकिन जो बांग्ला बिहार उड़ीसा का जो है उसका लोग किसको उसका देखभाल कौन करेगा? उसका नवाब करेंगे। तो नवाब किसका था? नवाब हैड निजामत राइट, जुडिशियल एंड पॉलिसिंग राइट। ठीक है, तो बांग्ला लो जो है उसका जो पहले निजामत राइट थे, उसका जुडिशियल जो उसका कानून बनाने के लिए। अभी हुआ जो उसका जो पीपल थे सफरिंग की प्रॉब्लम क्या होगा? तो दोनों डुअल एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से तो बांग्ला गवर्नमेंट का तो उसका जो उसका वजह से वो लोग प्रॉब्लम होना चालू हो गया, क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी टैक्स ले रहे थे और टैक्स भी बढ़ा दिया। ठीक है, लेकिन उसका जो प्रॉब्लम आता था जो बांग्ला सफरिंग होता उसका तो देखभाल के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी कभी सामने नहीं आता। और नवाब को जो है उनको टैक्स उसको मिलना बंद हो गया, उन्हें देखभाल करना बंद कर दिया। एक भी मेजर वे जो है सफरिंग हो गया था। बताए पीपल हु सफर्ड मोस्ट ड्यू टू मिसमैनेजमेंट एंड डुअल गवर्नेंस सिस्टम एंड फार्मर्स एंड जनरल पॉपुलेशंस। फार्मर जनरल का कंडीशन दिन का दिन मतलब बहुत ख़राब होने चला हो गया। ये भी बहुत बड़े प्रॉब्लम है, जो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सारी नीचे चला गया। देखो ये भी एक रीजन है रेगुलेटिंग एक्ट लाने के लिए। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए इंडिया बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट थी, उसके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी इंपॉर्टेंट थी और इंडिया भी इंपॉर्टेंट थी। दोनों को रेगुलेट करना, दोनों को हाथ में लाना था, इसके लिए वो रेगुलेटर लाना था, ले आए थे। ठीक है, और एक मेन रीजन बताया जा रहा है 1769 में 1769 में ऐसे बेमन बहुत बड़ा सूखा आ गई थी, फेमाइन हो गई थी। और जो बताया जा रहा है 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन भूखे मर गया, उसका जो खाना नहीं मिला बराबर से और बारिश नहीं हुआ, भूखे मर गया। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट उनके लिए कुछ उनको लोगों के लिए कुछ किया भी नहीं, खाना का अरेंजमेंट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। मतलब एक बहुत बड़ा मिसमैनेजमेंट हो गया था। जब आदमी नहीं रहेगा तो टैक्स कैसे मिलेंगे? ये भी एक ईस्ट इंडिया में देवलिया होने का ये भी बहुत बड़ा राज है, कानून है।
बस सेंट्रलिस्ट अथॉरिटी नहीं थे, तीनों प्रोविंस के तीनों गवर्नर थे, तीनों गवर्नर अलग स्वतंत्र थे, एक दो मिसमैनेज में, एक दो किसमैनेज में मतलब हचपच हो गया था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का मेन पर्पस था तीनों को पूरा कंबाइंड सेंट्रलाइज करना था, जो उन्होंने कर दिया था। ठीक है, उन्होंने ऐसे काम कर दिया, तीनों को जो मुंबई या मद्रास गवर्नर प्रेसिडेंस को बंगाल के अंडर में कर दिया, और बंगाल जो गवर्नर था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। और एक मेजर टिपिक था जो हैदर अली की जो है ब्रिटिश कंपनी की जो है मैसूर को हैदर अली जो 1769 में 3 साल तक 1766 से 69 तक जो 66 से 69 तक वार चला है, जिसका कोई फैसला नहीं हुआ, कुछ फ़ायदा हाथ में कुछ नहीं आया। उसके कितने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इतना सारी खर्चा हुआ, वो भी कंपनी जो है थोड़ा बैंकरप्सी में चला गया, वो फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब हो गया था। दोस्तों आप आज और दो मेन इंपॉर्टेंट करप्शन ऑफ अमंग द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल, ईस्ट इंडिया कंपनी जो ऑफिशियल जो करप्शन में आ गया था, बाइबेरी जो ऑफिशियल कंपनी जो लेने चालू हो गया, खुद तो पैसे अमीर हो गया, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी जो है दिन ब दिन वो फाइनेंशियल क्राइसिस में चला गया। ये भी एक मेजर रीजन बताया जा रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है पहले तो ट्रेडर्स में थे, अभी रूलिंग बॉडी में आ गया। वो कई दिन का दिन जो है कई सारी जगह टेरिटरी में जो उन्होंने अपना रूलिंग करना चालू कर दिया। ये ब्रिटिश इंग्लैंड को ये पसंद नहीं था। ब्रिटिश पार्लियामेंट कुड नॉट सैलो दी सिचुएशंस। मतलब पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडर्स में थोड़ा आए थे, लेकिन दिन ब दिन ऐसा हो गया तो मतलब पहले बांग्ला बेर उड़ीसा को अपना कब्जे में लेता, बाकी टेरिटरी में धीरे धीरे अपना पॉलिटिकली अपना हाथ में करने लगे। और ब्रिटिश पार्लियामेंट को सैलो नहीं हुआ। ये कई सारे रीजन्स हैं ये रेगुलेटिंग एक्ट करने के लिए। ठीक है, प्रॉब्लम है उसका सपोर्टिंग एक्ट भी है। ठीक है, अभी एक्ट में क्या क्या लेके हमें एवन में देखेंगे, और ये देखेंगे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। जिस टाइम ये रेगुलेटिंग एक्ट लेके आए, कौन लेके आए? लॉर्ड नॉर्थ जो है, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में था फ्रॉम 1770 से 1782 में था। उस टाइम ये जो है ये लेके आए थे। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, साइड में क्वेश्चन कभी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये भी रेगुलेटिंग है 1773 में लेके आया था लॉर्ड नॉर्थ में। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट फीचर से है, जो फीचर जो हमने एक बार डिस्कस किया, जो है गवर्नर designated governor of Bengal as the Governor General of Bengal बना दिया था, एंड गवर्नर जनरल क्रिएटेड एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स, 4 मेंबर का एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया। ठीक है, जो उसको एडमिनिस्ट्रेशन में उसको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। एक ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आता है, वॉरेन हेस्टिंग्स फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। ठीक है, और पहले बताया तो जो इसमें मुंबई और जो है मद्रास जो प्रेसिडेंसी को बंगाल गवर्नर जनरल अंडर में कर दिया। एक इशू है। ठीक है, लेकिन जो और जो है एक बात, एक तो देखिए गवर्नर जनरल ईस्ट इंडिया कंपनी नॉमिनेट करता है, एक बात हो गया। लेकिन उसके जो 4 मेंबर्स थे, 4 काउंसिलर थे, वो डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट उन्होंने नॉमिनेट किया। और जो है कोई भी कानून पास करना है तो टाई होते थे, गवर्नर जनरल प्लस 4 आदमी के साथ टाई होते थे। ये भी बहुत सारी पॉइंट हो जाता है। चारों 5 आदमी का कोई भी कानून बनाना है, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन को 5 आदमी, अगर 4 जो काउंसिलर है, 4 में 3 वोट मिल गया तो 5 में से 3 वोट मिल, ये तो लागू हो जाता है, मतलब गवर्नर जनरल बाईपास हो जाता है। ये बताया जा रहा है, ये भी एक लूप होल्स है इस रेगुलेटिंग एक्ट को, जो आने वाला दिन में वो सॉल्व किया। ठीक है, और ये भी बताया जाए तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को कोई वीटो पावर नहीं थे। इस तरह वो कोई कानून अगर कोई पास हो जाए उसको रोक सकते हैं। ठीक है, उस टाइम नहीं था, तो बाद में लाया गया। ये भी बताया उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट जो इंग्लैंड के ब्रिटिश कहते पावरफुल कोर्ट, उन्होंने पावरफुल कोर्ट जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे ईस्ट इंडिया कंपनी, और ब्रिटिश ऑफिशियल जो है उसको रेगुलेट कर सकते, उसको जस्टिस कर सकते, उन्होंने पावरफुल कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट लाया गया 1774 में, जिसका जजेस जो है इंग्लैंड से आते थे। ठीक है, डायरेक्ट इंग्लैंड से आते थे। कंपेयर चीफ जस्टिस ऑफ 3 अदर जजेस, पहले 1 चीफ जस्टिस प्लस 4 जजेस थे उसमें। ठीक है, एक पावरफुल जो है कोर्ट बना जिसका नाम सुप्रीम कोर्ट। कहाँ पे बना? कोलकाता विलियम कोर्ट में बना था, और 1774 में। ये सारी इंपॉर्टेंट कभी के प्रीलिम्स में कई के क्वेश्चन आ सकते हैं। फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन था? एक जजेस थे, चीफ जस्टिस प्लस 3 जजेस थे। ठीक है,
अभी तो बता जो बोला जो करप्शन रोकने के लिए प्रोहिबिटेड द सर्वेंट कंपनी फ्रॉम एंगेजिंग एनी प्राइवेट ट्रेड, ठीक है, कोई भी प्राइवेट ट्रेड में कोई भी कंपनी ऑफिशियल इन प्राइवेट ट्रेड नहीं कर पाएंगे एक्सेप्टिंग प्रेजेंट्स और ब्राइब फ्रॉम दी नेटिव्स, कोई भी नेटिव ब्राइब नहीं और भी कानून हो जाएगा, मतलब कानूनी तरफ से गिल्टी फा जाएगी, ठीक है। एक पॉइंट है, चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये बोला द स्ट्रेटनिंग ऑफ द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर कंपनी बाय रिक्वायरिंग कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हमने सीओडी बात किया, सीओडी के ऊपर रिपोर्ट कौन करता है, जो पहले तो प्रेसिडेंट जो गवर्नर से उन्होंने सीओडी को रिपोर्ट करते थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी नॉमिनेटेड है, ईस्ट इंडिया कंपनी सीओडी को रिपोर्ट करते थे ठीक है। अभी बात हो गया सीओडी जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेगा, क्या करेंगे, रेवेन्यू सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स इंडिया, रेवेन्यू सिविल एंड मिलिट्री अफेयर जो भी पॉइंट है वो सीओडी जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेगा, मतलब जो ये भी सीओडी को जो ऊपर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना कंट्रोल में ले लिया। कई सारे पॉइंट उन्होंने इस रेगुलेटिंग एक्ट में डिस्कस हुआ, ठीक है। अब तक हमने उसका जो कई सारी रीजन क्या है रेगुलेटिंग एक्ट में, बैकग्राउंड क्या है, हिस्ट्री क्या है, क्यों रेगुलेटिंग एक्ट लेके आया, एक एक पॉइंट डिस्कस किया। उसका सपोर्टिंग में क्या कानून लेके आया तो वो भी हम डिस्कस किया। कुछ पॉइंट छूट गया तो हम एक डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये तो आप ऑलरेडी डिस्कस किया, फाउंडेशन सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया, ये डिस्कस कर लिया। इसमें एक बात करना था दो जनरल गवर्नर जनरल बंगाल, जो गवर्नर जनरल जो ईस्ट इंडिया कंपनी नॉमिनेट करता है, और जो 4 एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिलर है वो क्या करेंगे, ब्रिटिश नॉमिनेट करेंगे, ब्रिटिश नॉमिनेशन करेंगे। इसमें प्रॉब्लम हो गया, देखिए एक तो गवर्नर जनरल जो उसके तो आंसरेबल होता है, सीओडी के पास कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स आंसर, कोई भी कानून के ऊपर कोई भी आंसरेबल होता है, लेकिन अभी ये प्रॉब्लम हमारा चारों में से अगर 3 वोट मिल गया तो गवर्नर जनरल बाईपास हो जाता है, तो कोई भी एक्ट कोई भी कानून लागू हो जाता है। लेकिन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को आंसर होते हैं, ये भी एक बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, ये भी लूप होल से जो डिफेक्ट माना जाता है, ठीक है, जो डिफेक्ट तरफ से माना जाता है, जो एक्ट ऑफ रेगुलेटिंग गवर्नर जनरल जो विदाउट एनी वीटो पावर, उसके पास कुछ वीटो पावर नहीं था गवर्नर जनरल के पास, जो बाद में लाया गया। हमारा आप जानते हैं हमारा प्रेसिडेंट का वीटो पावर है, कोई भी कानून हो उन्हें रोक सकता है, लेकिन उस टाइम गवर्नर जनरल के पास कोई वीटो पावर नहीं था, ठीक है। दूसरा जो है एक बता रहा है डेविलिएशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अभी क्या बोल रहे हैं, पहले तो तीनों गवर्नर मद्रास मुंबई तीनों और बंगाल तो एक इंडिपेंडेंट थे, अभी मुंबई या मद्रास जो गवर्नर प्रेसिडेंट थे बंगाल में अंडर में कर दिया, ये तो समझ में आ गया। लेकिन इट लीड टू डेविलेशन एडमिनिस्ट्रेशन सबऑर्डिनेट, बॉटम के लेवल जो है डेविलेशन जो क्लैरिटी नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन क्लैरिटी नहीं है, तो इसमें क्या क्या इनके जो करप्शन में बढ़ गई। ये भी 2 पॉइंट जो है रेगुलेटिंग एक्ट में जो एक बहुत बड़ा डिफेक्ट है, जो बाद में इसको ठीक किया गया। दूसरा जो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट जो बना दिया तीनों, एक तो चीफ जस्टिस बनाया गया, एक पहले कोलकाता बनाया था, कोलकाता में, बाद में जो है इन्होंने मद्रास मुंबई भी बनाया गया। ध्यान दीजिए, सुप्रीम कोर्ट मद्रास मुंबई स्टैब्लिश बाय किंग जॉर्ज III 26 दिसंबर 1800 साल में इसे बनाया गया था मद्रास में, ठीक है, 26 दिसंबर 1800 साल में मद्रास में बनाया गया था। दूसरा जो है 8 दिसंबर 1823 में जो है बॉम्बे में बना गया था। ये दोनों जो है सुप्रीम कोर्ट बाद में बनाया गया, पहले तो कोलकाता में बनाया गया था, ठीक है, बाद में सुप्रीम कोर्ट जो है बाद में जो बनाया गया था। इसका तो पहले सुप्रीम कोर्ट एट कोलकाता विथ सर एलिजा इम्फे फर्स्ट चीफ जस्टिस, एलिजा इम्फे जो है नाम ध्यान में रखेंगे, एलिजा फर्स्ट चीफ जस्टिस। इन्होंने नॉमिनेट कौन किया, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट नॉमिनेट कर किया, और तो 3 जो जजेस थे, तीनों जजेस जो है डायरेक्ट इंग्लैंड से नॉमिनेट हो गया। मतलब इसका जो कंट्रोल इंडिया में जो ब्रिटिशर्स है और ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल सबको कंट्रोल करने के लिए पावरफुल सुप्रीम कोर्ट बनाया था, इसका मकसद था। लेकिन इसमें भी कुछ लूपहोल्स रह गया, ठीक है, जिसका वजह से तो कॉन्फ्लिक्ट सुप्रीम कोर्ट का जो पावर अथॉरिटी है और इसका जो पावर एंड अथॉरिटी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी था, इन्होंने बराबर डिफाइन नहीं किया। एक्चुअली जनरल एक जो एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर एंड जुडिशरी पावर, सुप्रीम कोर्ट जो जुडिशरी पावर एंड एग्जीक्यूटिव पावर इन्होंने डिफाइन नहीं किया। इसके बाद कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, क्या कॉन्फ्लिक्ट हुआ देख लेते हैं। The provision regarding the power of judicial issue a Supreme Court and 41 were vague and defective, clearly नहीं है, defective है। It is not specify division of power and general of the Governor General and the Supreme Court। मतलब कुछ एग्जीक्यूटिव पावर जो है
कुछ एग्जीक्यूटिव पावर जो गवर्नर जनरल के हाथ में था, लेजिस्लेटिव पावर गवर्नर जनरल के हाथ में था, और सुप्रीम कोर्ट को जो जजेस है उसके तो इंटरफेयर करते थे, और दोनों जो है में कॉन्फ्लिक्ट आ गया था। मतलब कॉन्फ्लिक्ट किस किस में आया, सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड गवर्नर जनरल, उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन के बाद में गवर्नर कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। आज का तारीख में क्या है, सुप्रीम कोर्ट एंड गवर्नर, एक सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी पावर है और एग्जीक्यूटिव पावर और लेजिस्लेटिव पावर, दोनों लेजिस्लेटिव पावर जो है तीनों अलग है। सुप्रीम कोर्ट के बाद जो है एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है, जो बाद में क्लियर किया गया। ठीक है, ये भी डिफेक्ट बताया जा रहा है, जो बाद में एक डिफेक्ट पॉइंट है, ये भी डिफेक्ट बाद में जो एमएन का 1781 में जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें दोनों का सुप्रीम कोर्ट का पावर एंड गवर्नर जनरल का पावर दोनों को क्लियर कर दिया। ठीक है, ये सारी बैकग्राउंड है, सारी पॉइंट्स है, हमने बहुत कोशिश किया, सारी लिटरेचर हम रिसर्च किया। एक तो मेन फोकस था लक्ष्मीकांत के ऊपर, लेकिन उसमें बहुत शॉर्ट में दिया गया, बहुत क्लियरिटी में नहीं है। हम डिस्कस करने काफ़ी सारी रिसर्च, काफ़ी सारी नेट में काफ़ी सारी आर्टिकल हम डिस्कस किया, कई जगह रेफरेंस लिया, हमने क्लब किया, वो हमने कोशिश किया उसको क्लियरिटी हो, इसका बैकग्राउंड समझ में आए। बैकग्राउंड क्लियरिटी हो तो नेक्स्ट जो एक्ट है उसको समझ में आएगा, नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट जो अमेंडमेंट है, पीक एक्ट है, वो समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने कोशिश यही था उसमें क्लैरिटी लाने के लिए। नेक्स्ट हम जो अमेंडमेंट एक्ट, पीक एक्ट में बात करेंगे तो उसके बाद ये सारी पॉइंट और डिस्कस करेंगे, तो आप देख लीजिएगा और भी आपको क्लियरिटी और ज़्यादा अच्छे तरह हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।